नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं फयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपन्यास का 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है अमीर निशा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सीनियर के पास जा रहा हूं, आप 2-3 बजे के बीच अमीर निशा आ जाना, जानिब ने कपड़े पहनते हुए फरहान से कहा। फरहान ने बिना कुछ बोलो हां के इशारे में सिर हिला दिया। फरहान मियां, अपने साथ पर्स लाना मत भूलना, जानिब ने फरहान को चिढ़ाते हुए कहा। फरहान जानिब को देखकर हंस पड़ा। फरहान नोट्स बना रहा था। वह संडे के दिन पूरे वीक का काम करता है। फरहान पढ़ने में अच्छा है। वह पढ़ाई को सबसे ऊपर रखता है और दूसरे कामों को बाद में। पढ़ते पढ़ते कब 1 बज गया पता ही नहीं चला। फरहान ने किताब बंद की, तैयार हुआ और अमीर निशा जाने के लिए रिक्शा किया। रिक्शे पर बैठते ही उसका दिल दर्द से कराह उठा। उसकी रूह कांप उठी। इस उमस भरी धूप में यह इंसान रिक्शा खींच रहा है। रिक्शा खींचना कितना मेहनत का काम है। मेहनत तो सभी कामों में लगती है, लेकिन रिक्शा खींचना इंसानियत के खिलाफ है। एक इंसान दूसरे इंसान का वजन ढो रहा है। यह कैसा काम है? फरहान सोचने लगा कि रिक्शा खींचना एक इंसान का जानवरों की तरह काम करने के बराबर है। जो रिक्शा खींच रहा है वह जानवर नहीं है, इंसान है। क्या उसकी डिग्निटी नहीं है? क्या उसके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? जैसे सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजर के लिए योजनाएं चलाई हैं, क्या ऐसा इन रिक्शे वालों के लिए नहीं हो सकता है? क्या किसी इंसान के द्वारा किसी इंसान के वजन को खींचना मॉरल काम है? अलीगढ़ तो दानिशवारों का शहर है, फिर किसी दानिशवार ने रिक्शे वालों की फिक्र क्यों नहीं की? हद तो तब है जब वही दानिशवार इसी रिक्शे पर बैठे शान से चले जाते हैं। ह्यूमन राइट्स के रखवाले कहां हैं? ह्यूमन राइट्स की दलीलें देने वाले कहां हैं? ह्यूमन राइट्स में यूजी, पीजी, पीएचडी करने वाले और प्रोफेसर खुद रिक्शे पर बैठ चले जाते हैं और रिक्शा खींचने वाले को ऑर्डर देते हैं, इधर चलो उधर चलो। क्या रिक्शा खींचना रोजी रोटी कमाने का एक सही तरीका है? क्या रिक्शा खींचने के काम को इंसान अपनी मर्जी से करता है, या फिर शौक से अपनाता है, या फिर मजबूरी में? रिक्शा खींचना और वेश्यावृत्ति में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे किसी वेश्या को सेक्स करते हुए अच्छा नहीं लगता होगा, वैसे ही रिक्शा खींचने में भी रिक्शे वाले को अच्छा नहीं लगता होगा। तभी रिक्शे वाले ने फरहान से पूछा, सर अमीर निशा कहां से जाना है? लाल डिग्गी होते हुए या फिर मेडिकल रोड से? फरहान चौंक उठा। उसने देखा कि वह वाव सैयद पर खड़ा था। उसने आगे की तरफ हाथ करते हुए कहा, सीधे चलो लाल डिग्गी होते हुए। और फरहान फिर सोचने लगा, हद तो तब हो जाती है जब वही इंटेलेक्चुअल, यही दानिशबार, यही बुद्धिजीवी रिक्शे वालों से मोलभाव करते हैं। और जब यही अक्लमंद लोग मैकडोनाल्ड या फिर केएफसी जाते हैं तो मेन्यू में लिखे प्राइस पर खाते हैं और ऊपर से वेटर को टिप भी देते हैं। पढ़ लिख कर उनकी अक्ल पर ताले पड़ गए हैं। गरीबी से निजात ये मुल्क कभी नहीं पा सकता, क्योंकि गरीबों की ओर ना तो सरकार देख रही है, ना ही बुद्धिजीवी, और ना ही देश के आने वाले भविष्य स्टूडेंट्स। सब चकाचौंध की दुनिया में खोए हैं। सबके सब रिक्शे वालों से, रेहड़ी वालों से, सब्जी वालों से 1 रुपया 2 रुपया कम कराने में लगे हैं, और वहीं फैशन के नाम पर लुटाते जा रहे हैं। सर अमीर निशा आ गया, रिक्शे वाले ने रिक्शे को ब्रेक लगाते हुए कहा। फरहान इतनी गहरी सोच में था कि वह गिरते गिरते बचा। रिक्शे वाले ने फरहान को संभाला। फरहान ने बिना पूछे ही रिक्शे वाले को 50 रुपये दे दिए। फरहान ने हसन को फोन लगाया। हसन ने फरहान को जूस कॉर्नर पर आने के लिए कहा। जूस कॉर्नर के कोने में हसन, नौशाद, जानिब और सुल्तान पहले से ही बैठे थे। फरहान ने कोल्ड ड्रिंक खत्म की और सभी अमीर निशा की तरफ बढ़े चले। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलते हुए कुंभ का एहसास हो रहा था। जहां तक नजर जाती काले नकाब, बुर्का और भीड़ के बीच बीच में रिक्शे थे। भीड़ में लगभग 80% लड़कियां, औरतें थीं। औरतें और लड़कियों में से सभी लगभग खरीदारी के मन से आई थीं, जबकि भीड़ के 20% लड़कों में से 99% केवल घूमने आए थे, फरहान मंडली की तरह। कुछ तो इतने ज्यादा बेसहूर और बेवकूफ थे कि उस भीड़ में भी बाइक पर सवार थे,
और उनकी बाइक के हॉर्न भी माशा अल्लाह इतने तेज कि कानों की जान ही निकाल रहे थे। भीड़ में कभी बाइक को तेज करते, कभी एकाएक ब्रेक लगा देते। उन्हें यह लगता कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और लड़कियां उन्हें गौर से देख रही हैं। पर उन्हें मालूम न था कि उन लड़कियों की नजर में वे बाइक्स वाले कितने बेअक्ल और बदतमीज थे। अमीर निशा में जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाली थी वह थी काले बुर्के और अवाया में से झांकती गुलाबी और सुरमे वाली नशीली आंखें, जो सामने से आने वाले हर लड़के को ऐसे देखती मानो अभी इजहार मोहब्बत कर देगी। लड़के भी इन आंखों को देखते ही हर संडे को आते थे अमीर निशा। अलीगढ़ की लड़कियों की एक खासियत है जो फरहान को सबसे अच्छी लगी कि जो भी लड़की देखती है तो जी भरकर, और अगर नहीं देखती है तो बिल्कुल नहीं देखती। अमीर निशा एक सकरी लंबी गली है जो दोनों तरफ दुकानों से सजी है। उसमें ज्यादातर साजो सामान लड़कियों के थे, फिर भी लड़के उस गली में जाने से बाज ना आते। शायद धक्के खाने जाते अमीर निशा। अमीर निशा की एक ओर से दूसरे ओर जाने में 10-15 मिनट लगेंगे, इस भीड़ भाड़ के होते हुए भी। फिर भी लड़कों को कभी कभी 1 या उससे अधिक घंटे लग जाते हैं अमीर निशा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में। फरहान टीम को ही लगभग 2-3 घंटे लगे उस सकरी पतली गली से निकलने में। अमीर निशा के दूसरे छोर पर निकलते हुए फरहान ने कहा, मैं दिल्ली के सीपी गया हूं। यार इतना खूबसूरत तो सीपी भी नहीं है जितना मेरा अमीर निशा है। नौशाद, मेरा अमीर निशा? जनाब मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। और दोनों हंसने लगे। हसन, अब तो पेट में चूहे कूदने लगे हैं। यस बॉस, खाना ही खाते हैं। सुल्तान ने अंदर धसे हुए पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ 7 बज गए हैं, खाने का टाइम भी हो गया है, खाने चलते हैं। जानिब ने घड़ी को निहारते हुए कहा। फरहान की तरफ जानिब, हसन, सुल्तान और नौशाद ने ललचाई और मेहरबानी भरी नजरों से देखा, जैसे कुर्बानी से पहले सभी कुर्बानी के बकरे को देखते हैं। फरहान भी समझ गया कि अब बचना मुश्किल है और बकरीद से पहले ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम लोग अब्दुल्ला की तरफ खड़े हैं जबकि जायका तो दूसरे छोर पर है, फरहान ने कहा। हसन, चलो एक बार और खूबसूरती के समंदर में गोता लगाते हैं और इस समंदर को पार करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कम ऑन, फॉलो मी। जिस फरहान मंडली को अभी अमीर निशा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2-3 घंटे लगे थे, उसी अमीर निशा को पार करने में अब उन्हें 10-15 मिनट लगे। खाने की उम्मीद ने अब उनमें जोश भर दिया था। कढ़ाई चिकन, निहारी, बटर रोटी, फ्राई राइस का ऑर्डर दिया गया। तभी एक आवाज आई, मटर पनीर भी कर देना एक। सभी के कान खड़े हो गए। फरहान को एक साथ चारों ने देखा और उनकी नजरों में फरहान के लिए रंज था, गम था। हसन, क्या मटर पनीर खाओगे? क्यों भाई? जनाब, जानिब, जनाब वेजिटेरियन है। सुल्तान, मतलब आप अभी तक घास फूस खाकर जिंदा हैं? कैसे फरहान भाई, वो भी इतने हट्टे कट्टे? फरहान, शाकाहारी होना कोई बुरी बात है? नौशाद, इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, पर ये घास फूस क्यों? हसन, जनाब अल्लाह ताला ने हमें 2 नुकीले दांत दिए हैं, वो किस लिए? ताकि हम चीर फाड़ सकें। जानिब, हाँ हम पैदाइशी नॉन वेजिटेरियन हैं। फरहान, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुल्तान, आपको क्या लगता है फिर? फरहान, मुझे लगता है कि हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की नई नई सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। जानिब, मतलब? फरहान, जब हम पैदा हुए तब हम कच्चा मांस खाते थे, लेकिन आग के डेवलपमेंट ने हमें सभ्य मतलब सिविलाइज बनाया। उनके बाद हम मांस को भून कर खाने लगे, फिर कांटा चम्मच से। अब टाइम है कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक और सीढ़ी चढ़ें और मांस खाना छोड़ दें, जो हमें जानवरों से अलग करेगा, तभी सही मायनों में इंसान होंगे। फरहान ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मांस ना खाना हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद है। फरहान हिंदी में बोलकर सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट इसलिए करता है ताकि जनाब और सुल्तान को समझ आ जाए, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशंस की रोकथाम के लिए वेजिटेरियन खाने को बढ़ावा देना एक अच्छा तरीका हो सकता है। तब तक ऑर्डर आ गया था, आपका नॉलेज, आपकी नसीहत, आपका पनीर आपको मुबारक हो, हमें तो चिकन कोरमा दो। जानिब ने पनीर की प्लेट फरहान की ओर खिसकाते हुए कहा। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम पर चले गए। फरहान और जानिब अपने रूम पर आ गए।
फरहान ने जैसे ही सोने की कोशिश की, उस लड़की का मासूम सा चेहरा फरहान की आंखों में फिर उभर आया। फरहान ने अपने दिल को समझाया और कहते हुए सो गया। ये ना थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। आप अभी तक सुन रहे थे फयाज हुसैन जी की उपन्यास डिसीजन का 5वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो पर बने रहिए।